एक राशन वाला मुझे अपनी दुकान का राशन 100 रुपये में देता, जबकि राशन कम से कम 500 रुपये का होता। मैंने ध्यान दिया कि वो इतना सस्ता राशन सिर्फ मुझे देता था। जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने मुझे रात में अपने घर बुलाया। रात को जब मैं गई तो वो मुझे स्टोर रूम में ले गया और वहाँ उसने मुझे, मेरी बेटी बीमार थी, मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल के बाद किसी से 1,500 रुपये उधार लिए थे। पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती है, तो फिर खाली पेट दवाई खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,500 रुपये थे, जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और बेटी की दवा का इंतज़ाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार राशन वाले के पास गई। वहाँ जाकर मैंने जब राशन खरीदा तो वही 1,500 रुपये मेरे पास थे। मैंने डरते डरते उन पैसों में से 500 का नोट उस दुकान वाले को दिया। मैं मन में डर भी रही थी कि ना जाने कितना महंगा राशन होगा, लेकिन उस राशन वाले ने मुझे 400 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि शायद उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास वहाँ बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह भी कोई बहुत बड़ी दुकान वाला तो था नहीं, वह भी गरीब आदमी ही है, तो वापस जाकर उसे पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा कि शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्ची की दवा ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस राशन वाले के बारे में सोचने लगी। न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने मन में सोच लिया कि सुबह होते ही मैं उसे बाकी के पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हारे पैसे वापस कर सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस राशन वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और जुआ भी खेलते थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन आखिर होनी को कौन टाल सकता है। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए, और फिर मैं भी शादी करके अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं भी अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 4 बच्चे थे और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश पर ही रहता था। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वह घर आ जाता और जो भी कीमती सामान उसे नज़र आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि मैं जिस घर में रहती थी वह मेरा अपना था। वह चाह कर भी ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए मेरी शादी के बाद ये घर मेरे नाम पर कर दिए थे। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत ही अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर एक छत तो थी, जो उनका बाप चाह कर भी छीन नहीं सकता था। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वह भी मेरे ही जैसी थीं, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। आज अपनी बच्ची की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था, और ये चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब मेरी बेटी की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई, तो मैंने सोचा कि मुझे उस राशन वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ राशन चाहिए भी था, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस राशन वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई।
कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट कर वह मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इस राशन वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपट कर वह मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी आपको क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसे बता दी और वह सामान तौलने लगा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा। उसने मुझसे सिर्फ 100 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर उसे दिया, लेकिन उसने 100 रुपये ही काट कर बाकी 400 रुपये वापस दे दिए। जब मैंने उससे कहा कि राशन तो बहुत महंगा है, तो उसने मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर ये रोज का हो गया। मैं जब भी उस राशन वाले की दुकान पर जाती तो मैं जितने रुपए का भी राशन लेती, वह मुझसे सिर्फ 100 रुपये ही लेता। कभी कभार तो मेरा राशन 200 से 300 रुपये तक का भी होता था, लेकिन वह मुझसे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता और हमेशा इंतज़ार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं या पहले वह मुझे राशन दे, ताकि किसी को ये मालूम ना हो कि इतने सारे सामान के वह मुझसे सिर्फ 100 रुपये ही ले रहा है। शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन जब राशन के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो गईं, तो मैंने भी हमेशा घर का सारा सामान उसी की दुकान पर लेना शुरू कर दिया था। कम से कम 4 महीने हो चुके थे। मैं जब भी राशन लेने जाती तो वह मुझसे 100 रुपये ही लेता था और सारा अच्छा सामान ही निकाल कर देता था। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी ये राशन कम पैसों में नहीं देता था। मैं चाहती तो थी कि मैं उसके पास बार बार ना जाऊं, लेकिन उसके पास जाने से मेरे जो पैसे बच रहे थे, उससे मेरी बहुत सी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गई थीं और मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भी डाल दिया था। इसलिए मुझे उससे ही सामान लेना पड़ता, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा ये सोच कर जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये 100 रुपये का मसला क्या है, वह मुझे ये सामान इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो, लेकिन जब भी मैं जाती तो वहाँ पर कोई ना कोई ग्राहक होता। कभी मेरे सामान खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से मौजूद होते थे। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। इस मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाज़ा हो जाता उसकी नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा मुझे लगता तो नहीं था। सवाल ये था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है? ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ राशन वाले के पास ही था, लेकिन उससे बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी, तो मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सारा खाना बनाने का सामान लेकर आऊं और धनी राम की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो मैं अच्छा खासा राशन लूंगी। आज तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का राशन होगा। आज वह राशन वाला क्या करेगा? मैंने सारा राशन तुलवाया तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सारा सामान तोलना शुरू कर दिया और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5 हज़ार रुपये दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने उन 5 हज़ार में से सिर्फ 100 रुपये काट कर बाकी की रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सारा सामान अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारा सामान मुझे 4 हज़ार रुपये में पैसे काट कर बाकी के पैसे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही राशन कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे,
इसलिए मैं आराम से सवाल ना कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम ना मिल पाया कि मैं राशन वाले की दुकान पर जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वह वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 100 रुपये में राशन दिया, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वह खुद नहीं था। मैं कम पैसों में राशन लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब उस लड़के ने भी मुझे सारा सामान सिर्फ 100 रुपये में ही दे दिया। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 100 रुपये क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसके दुकान के मालिक ने उससे ये बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उसे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आया करूँ, किसी भी समय कोई भी चीज़ लूँ तो 100 रुपये ही लेना। मैंने आज भी जो सामान लिया उसकी कीमत कम से कम 300 रुपये जितनी थी, लेकिन उसने मुझसे 100 रुपये ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी, क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वह लड़का हुआ करता था और वह राशन वाला खुद नहीं होता था। राशन तो मुझे वैसे ही मिल रहा था और अच्छा ही मिल रहा था, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों ये हुआ कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाने लगे थे और मुझे उनके अच्छे भविष्य की उम्मीद नज़र आ रही थी, और ये सब उस कम कीमत राशन की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नज़र आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसलिए जब ये सिलसिला चल पड़ा तो अपने तरीके से मैंने राशन का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। वह इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी ज़िंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो राशन वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। राशन वाले का ये काम मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे चरित्र पर आ जाती। और मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई नहीं समझता और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वह इतने कम पैसों में तुम्हें ही राशन क्यों देता था। इस सब मामले को 7-8 महीने बीत चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसलिए सामान लेने में देर हो गई। उस वक्त दुकान पर राशन वाला खुद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे ये सवाल कर लिया कि तुम ये राशन 100 रुपये में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली हैं जो पति की नज़र से बचा कर रखी है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही था कि अगर वह मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी ही मदद क्यों करता। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वह घबरा गया और कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे ज़िद की वह मेरे सवाल का जवाब दे,
नहीं तो मैं उससे राशन नहीं खरीदूंगी। तो वह और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन राशन हमेशा उसी की दुकान से लूँगी। मैंने उससे वादा कर लिया। तो उसने कहा कि कल रात मैं उसके घर आ जाऊँ। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वह वहीं देगा, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया। मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब तुम अभी इधर ही दे दो, लेकिन उसी वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वह सारा सामान उठाया और घर आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे घर क्यों बुलाया है, और वह भी रात को। अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल सकेगा, और अगर चली गई तो मेरे साथ वह ना जाने क्या कर दे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही थे, सिर्फ ये राशन वाला ही कुछ ठीक लगता था। लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो उसके घर जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि अगर मेरे साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे तो मैं खुद को बचा नहीं सकूँ। अब मुझे बेसब्री से रात का इंतज़ार था। मैं जल्दी ही काम से वापस आ गई और अपनी बेटी को अपने तीनों बेटों के पास छोड़कर और उनको अच्छे से समझाकर कि वह घर से कहीं भी बाहर ना जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, ये कहकर बाहर निकल गई। मैंने अपने कुर्ते में छोटी सी छुरी डाल ली और उस राशन वाले के घर की तरफ चल दी। मैंने वह छुरी अपने पास इसलिए रखी कि मुसीबत में मेरे काम आ सके, अगर ज़रूरत पड़ी तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थीं। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसा चल रहा है वह वैसे चलने दूं। मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की? मेरी तो ज़रूरतें पूरी हो ही रही हैं और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, उनकी अच्छी पढ़ाई हो रही है और मेरे घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटकाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फ़ैसला गलत लगने लगा। इससे पहले कि मैं वहाँ से पलट के जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर राशन वाले की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब मैं यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी ही थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छुरी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। जब मेरे पिता ने मुझे मेरे पति के हाथों बेचा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं, और मैंने तो अब यही समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। कभी कभी माँ का ख्याल आता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं था। मैंने उन सबको मरा हुआ मान लिया। इसके बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे नजर आए और मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा नफ़रत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से ही हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे तो मैं नफ़रत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद राशन वाले ने मुझसे कहा कि आपने इनको पहचाना? मेरी तो ज़ुबान ही बंद हो चुकी थी कि मैं क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी हैं और सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है?
क्योंकि हम तो सिर्फ 2 बहनें ही थीं। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिरने के बाद और इतने सारे झटके मैं सह भी नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनका आधा अंग काम नहीं कर रहा था और वह जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस राशन वाले से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा कि ये सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थीं और फिर ये तुम्हारे पास कैसे? तो उसने मुझे बताया कि मेरे पिता ने सालों पहले एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर तो ना लेकर आए, लेकिन एक दूसरी जगह पर रखने लगे थे। राशन वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसे जन्म देते हुए उसकी माँ मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वह बहन थी उसी के हाथों मेरी माता जी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसे सारी बात बताई, ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है। और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की, तो पता चला कि वह तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार जो बचे थे, उनमें एक बहन और एक पिता थे। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से वह कोई नौकरी भी नहीं कर पाया। इसीलिए राशन की दुकान खोली थी। वह मेहनत से दिल लगाकर काम करता था और उसकी समाज में बहुत इज्जत थी। एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालत में वह मिले, उसे उन पर तरस आ गया और वह उन्हें अपने घर ले आया। और अब पिता की खिदमत के लिए उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था और ना ही कुछ खा सकते थे। फिर उसने मेरे बारे में पिता से जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वह 100 रुपये इसीलिए लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुँचे। अगर वह मुझे फ्री में राशन देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शुरू में मैं सोचती कि वह गलती से मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरत पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में अच्छा इंसान दे दिया। अपने भाई को देखकर ही मैंने फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनके संस्कारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब दूंगी। उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिता को भी माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उन्हें ज़िंदगी में मिल रही थी और नर्क में भगवान उनसे हिसाब लेगा ही। मैंने अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूंगी और पिता का ध्यान रखना। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद अदा कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं, रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। और परवरिश का बहुत असर होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।